नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं, जो इसका तीसरा पार्ट है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के अपडेट मिलता रहेगा। अगर आप इससे रिलेटेड पिछला पार्ट देखना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, वहाँ पर पिछले पार्ट का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न है, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है। यानी कि जो हमारे शरीर के रक्त उनके जमने में इनमें से कौन सहायक है। जब भी कभी चोट लग जाती है तो अचानक खून बहने लगता है, लेकिन कुछ देर में वो थक्का जम जाता है। तो उस थक्का जमने में इनमें से कौन सहायक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3, विटामिन के। विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। विटामिन के वह विटामिन है जो हरी पत्तेदार सब्जियां, फूल गोभी, ब्रसल स्प्राउट में पाया जाता है। शरीर में विटामिन के रक्त स्कंदन में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह नवजात बच्चों में रक्त के पतले करने के असर को उत्क्रम करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिनमें आवश्यक रूप से विटामिन के नहीं होता है। उनमें रक्त स्कंदन की समस्या के उपचार के लिए और उपचार के दौरान रक्त बहाव को रोकने के लिए उपयोग यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ विटामिन के यहाँ पे ट्रिक दिए गए हैं और उनके यहाँ पे रासायनिक नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो रथ दिया गया है, यानी कि यहाँ पे विटामिन ए का र से रेटिनॉल, उसके था यानी कि विटामिन बी का थायमिन, यहाँ पे एक है यानी कि यहाँ पे विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और क से यहाँ पे देख सकते हो डी, विटामिन डी, और इनका रासायनिक नाम वो कैल्सीफेरॉल। यहाँ पे जो रथ दिया गया है ये रासायनिक नाम को दर्शा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। इसके बाद देख सकते हैं विटामिन ई का टोकोफेरॉल नाम है, यहाँ से आप टॉफ़ी देख सकते हो, और टॉ से यहाँ पे टोकोफेरॉल। उसके बाद फी यानी कि विटामिन के का यहाँ पे रासायनिक नाम हो जाएगा वो है फिलोक्विनोन। तो इस तरह से ये रासायनिक नाम है और रासायनिक नाम अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसके साथ। भूस्थिर कक्षा लगभग कितने की ऊंचाई पर है। तो भूस्थिर कक्षा लगभग यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं। जियो स्टेशनरी कक्षा या भूसमकालिक कक्षा मानव निर्मित उपग्रहों की गति है, जिसमें उपग्रह पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ऊपर अपनी कक्षा में यहाँ पे घूमता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उपग्रह और पृथ्वी एक ही दिशा में चलते हैं, लेकिन यह कि उपग्रह पृथ्वी के साथ समान रूप से घूमने की कोशिश करता है। जो भूस्थिर कक्षा है वो लगभग कितनी ऊंचाई पर है, वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। भूस्थिर कक्षा पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा है, जिसमें घूमने वाले पिंड की अवधि एक दिन यानी कि पृथ्वी के घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट और 6 सेकंड के बराबर होती है। तो यहाँ से और भी जानकारी आपको मिल सकती है। जो जैसा कि यहाँ पे बोला गया, भूस्थिर कक्षा पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा है, जिसमें घूमने वाले पिंड की अवधि एक पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होती है। और इस कक्षा की अवधि पृथ्वी के घूर्णन काल के बिल्कुल बराबर रखने का परिणाम है। यहाँ पे देखते हैं, यदि कक्षा ग्रह के करीब है तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक है, इसलिए परिक्रमा वस्तु को गिरने का मुकाबला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे भूसमकालिक कक्षा के लिए कक्षा को 90 मिनट के बजाय 24 घंटे का समय देना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी को स्पिन होने में 24 घंटे लगते हैं। यानी कि पृथ्वी के स्पिन यानी कि अपने जगह पे घूमने के लिए वहाँ पे क्या लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है ऑप्शन 2 सूर्य। सूर्य है जो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य सोर्स है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा डिटेल। सूर्य जो है पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और ऊर्जा का जो है मुख्य और प्राथमिक स्रोत भी है। सूर्य जो है पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य और इसमें से प्राथमिक स्रोत भी है और इसके कारण जो है वो है हम अपनी जो है अधिकांश ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसी से प्राप्त करते हैं। चाहे मनुष्य हो चाहे पृथ्वी के जो भी जीव जंतु हो, सभी जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से जो है सूर्य की ऊर्जा ही प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से यह ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है, जबकि पृथ्वी पर हमें किसी भी स्रोत से ऊर्जा नहीं मिलती है। हम केवल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप यानी कि बिजली संयंत्र, यांत्रिक ऊर्जा या कोई अन्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि जो है यहाँ पे एक ऊर्जा का जो है एक रूप से दूसरे रूप में बस स्थानांतरण होता है। जैसे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भी ऊर्जा लेते हैं, अब जब हम उनको लेंगे तो वहाँ जो ऊर्जा है वो हम में जो ट्रांसफर होगा। परोक्ष रूप से यह ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा देता है और सूर्य अपनी ऊर्जा परमाणु संयंत्र से प्राप्त करता है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से जो है हम सूर्य पर निर्भर हैं, सूर्य की ऊर्जा को ही हम लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो सूर्य का ग्रह नहीं है? चारों ऑप्शन आप जरूर देखिए। यहाँ पे हम खगोल विज्ञान का यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो है सीरियस, ये जो है सूर्य का यानी कि सौरमंडल का ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? तो चंद्रमा जो है ऑप्शन सी पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जो है पृथ्वी किसकी परिक्रमा करता है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह भी है। अगर पूछा जाए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, क्या है, तो वह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता है? तो यहाँ पे किस स्थान से देखने पर जो है चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीछे से। जब पीछे से देखा जाएगा तो चंद्रमा के ऊपर जो सूर्य द्वारा प्रदीप्त या चमकीला भाग रहता है वो आकार में घटता हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, आकाश में अत्यधिक संख्या में इनमें से क्या दिखाई देता है? तो आकाश में जो अत्यधिक संख्या में क्या दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए तारे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो अंतरिक्ष में जो प्रत्येक वस्तु क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी खगोलीय पिंड। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 27 दिन। 27 दिन और कुछ घंटे और रहता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 27 दिन चूज करना है। 27 दिन और कुछ घंटे और यहाँ पे रहेगा। तो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में जो है 27 दिन लगाता है। तो चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी खगोल विज्ञान। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान। तो साथियों ये था आज का हमारा प्रश्न। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।